हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईकॉम क्लासेस एंड द फाइनल लेक्चर ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। बस अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर बचा है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता क्या है। देखो, हर पार्टनर का बिजनेस में कुछ ना कुछ कैपिटल, मान लो मैं पार्टनर हूं और आप पार्टनर हो, 5 लाख रुपया बिजनेस में आपने लगाए हो, 5 लाख रुपया बिजनेस में मैंने लगाया। अब हमारा ये जो 5-5 लाख रुपया कैपिटल बिजनेस के अंदर है बेटे, ये थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहेगा। कभी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा, लॉस अगर हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगा। अगर हमने ड्राइंग ली तो ड्राइंग की वजह से भी आपका कैपिटल कम हो जाएगा। अगर आपने आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट लिया तो इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैपिटल बढ़ जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनकी वजह से पार्टनर का कैपिटल या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। लेकिन आपने और मैंने ये डिसाइड किए कि हम हमारे कैपिटल को चेंज होने नहीं देंगे। 5 लाख आपका कैपिटल है वो फिक्स ही रहेगा, 5 लाख मेरा कैपिटल है वो फिक्स ही रहेगा। हम हमारे कैपिटल को ना तो बढ़ाएंगे ना तो घटाएंगे। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि हम हमारे कैपिटल को बढ़ाएंगे भी नहीं और कम भी नहीं करेंगे, तो उस मेथड को बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। तो अब सवाल ये उठता है कि सर अगर आप कैपिटल को बढ़ाओगे नहीं, कम नहीं करोगे, तो प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट को कहां पोस्ट करोगे, लॉस होगा तो लॉस को कहां पे पोस्ट करोगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नया पार्टनर अगर गुडविल लाएगा तो वो कैसे दोगे। तो ये सारी चीजें जो कैपिटल को बढ़ा देती थी या कैपिटल को कम कर देती थी, उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उस सेपरेट अकाउंट का नाम रहेगा पार्टनर करंट अकाउंट। देखो हमेशा कैपिटल होता था, आज क्या लिखा है करंट अकाउंट। तो सिंपल समझो, जब पार्टनर चाहता है कि उसका कैपिटल फिक्स रहे तो कैपिटल में जाने वाली सारी चीजों के लिए वो एक सेपरेट अकाउंट बनाता है और उस सेपरेट अकाउंट का नाम क्या रहता है बेटे, करंट अकाउंट। तो बेटे ये तो कॉन्सेप्ट था, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। अब जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट दिख गया, बैलेंस शीट के अंदर कौन सा अकाउंट दिख गया, करंट अकाउंट, तब आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट। तो सर फिर कैपिटल का क्या करेंगे, कैपिटल एज इट इज कहां पर चला जाएगा, लायबिलिटीज। और हर वो चीज जो पहले कैपिटल में पोस्ट होती थी अब कैपिटल में पोस्ट नहीं होगी, बल्कि कहां पे पोस्ट होगी, करंट अकाउंट के अंदर। तो फटाफट सुनो, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिख गया तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। और हर वो चीज जो पहले कैपिटल में जाती थी वो अब कहां पे जाएगी, करंट में जाएगी, और कैपिटल एज इट इज उठ के कहां पर चला जाएगा, लायबिलिटी से। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Sharad and Bharat are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. The following is their balance sheet. Asset पे आते हैं, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, सबको पता है क्या किया जाएगा। लायबिलिटीज पे आओ, कैपिटल शरद एंड भरत, करंट अकाउंट शरद एंड भरत, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स है और लास्ट में क्या दिया है, Narad is admitted as a partner on 1st April 2011 in the firm on the following terms. He should bring 80,000 as his share of capital for 1/4 share in future profit and 40,000 as his share of goodwill. Second, building is found overvalued कितने परसेंट से 20. Stock is found undervalued कितने परसेंट से 20 in the books. Those assets are to be adjusted at their proper values. तो एक टिक कर देंगे लैब बिल्डिंग के ऊपर और एक टिक कर देंगे स्टॉक के ऊपर। फिर उसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट है 2000 टू बी मेंटेन्ड एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर पे टिक कर देंगे। लास्ट में क्या बोलता है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, current account of old partner and the new balance sheet of the firm after Narad admission. So let's start the question. What question? All right student, let's start the solution. सबसे पहले क्वेश्चन में बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी है तो एसेट में चला जाएगा। बिल्डिंग वैल्यू 1,20,000 उस पर ठीक है, 1,20,000 एक लाइन छोड़ देंगे। बिल्डिंग के बाद दिया स्टॉक 80,000
वो भी प्रॉपर्टी है तो एसेट में चला जाएगा। टिक मार्क है तो इनर कॉलम एक लाइन छोड़ देंगे। स्टॉक के बाद दिया है डेटर्स 62,000, उस पर भी टिक है। डेटर्स 62,000। डेटर्स के बाद दिया है कैश 8,000। कैश पर तो टिक नहीं होता, मगर कैश हमेशा इनर कॉलम में जाता है 8,000। कैश के बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ाया था? असेट में अगर पीएनएल दिया है तो वो लॉस है, और लॉस पार्टनर के कहां पे जाता है? डेबिट साइड पे। तो पार्टनर के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट। वैल्यू दिया है 10,000, रेशो है 3:1। 10,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2,500। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500 आंसर आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 2,500। ऑलराइट, लायबिलिटीज में आते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल। बच्चे कैपिटल में जाता था, आज कैपिटल बनाया ही नहीं हो, आज करंट बनाया, तो कैपिटल कहां पर चला जाएगा? लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटी में जाएंगे, लिखेंगे पार्टनर कैपिटल। 3 पार्टनर है, शरद, वरद एंड नरद। नरद को भी यहां लिख देता हूं, जब उसका कैपिटल मिलेगा तब मैं लिख दूंगा, वरना अलग से लिखना पड़ेगा। शरद का कैपिटल बेटे 1,20,000, वरद 1,00,000, 1,20,000, 1,00,000। अब जब एडजस्टमेंट में मुझे नरद का कैपिटल मिलेगा तो यहां पे लिख दूंगा, वरना अलग से लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। फिर उसके बाद दिया है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में चला जाएगा। लायबिलिटी याद करो क्या सिखाया था? क्रेडिट साइड पे जाती है, तो क्रेडिट में जाएंगे। करंट में करंट का नाम तो लिख नहीं सकते, लिखना पड़ेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, 4,000, 6 एंड 4,000। उसके बाद बच्चे दिया है क्रेडिटर 42,000। क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर, टिक नहीं है, 42,000। लास्ट में दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्टनर आपस में बांट लेंगे, तो क्रेडिट में लिखने का जनरल रिजर्व 8,000 है, रेशियो है 3:1, दैट इज 4। 8,000 को 4 से बच्चे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2,000। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6,000 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2,000। चलो एडजस्टमेंट पे आते हैं। He should bring 80,000 as his capital। वरद कैपिटल के नाम पे कितना रुपया ला रहा है? 80,000। वरद कैपिटल के नाम पे जब 80,000 बिजनेस में लाएगा तो बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश में प्लस कर दो। एड वरद कैपिटल 80,000। और बच्चे कैपिटल लायबिलिटी में जाता है, ये देखो जगह पे भी तो छोड़ के रखा हूं। अच्छा वरद नाम नहीं, उसका नरद नाम है, सो सॉरी, नरद जगह भी छोड़ के रखा था नरद के लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 80,000। तो ये हो जाएगा टोटल 3 लाख। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। आगे क्या बोलता है? 40,000 ला रहे गुडविल के नाम पे, तो बेटे जब नरद 40,000 बिजनेस में गुडविल के नाम पे लाएगा तो बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश में प्लस कर दो। एड गुडविल कितना रुपया ला रहा है? 40,000। गुडविल सबसे पहले तो आता है, और फॉरेन गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय गुडविल 40,000 है, 3:1 का रेशो है, यानी 4। 40,000 को 4 से डिवाइड करोगे 10,000 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000। तो बेटा ये गुडविल आया और ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आते हैं। बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। देखो ये ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू समझना पड़ेगा। एक चीज 5 रुपए की थी, कितने की थी? 5।
अकाउंटेंट ने गलती से उसको 4 रुपए की दिखा दिया। कितने की दिखा दिया? 4 रुपए की। तो हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अंडर वैल्यूड। 5 की चीज 4 की दिखा दिया। अब बताओ अकाउंट्स में वो 5 शो कर रहे हैं 4 क्योंकि उसने तो गलती से 4 दिखा दिया। अब इसको सुधारना है तो 4 को 5 बनाने के लिए तुम बताओ एक प्लस करोगे कि एक माइनस करोगे? प्लस करेंगे। तो सिंपल याद रखना, अंडर वैल्यू का मतलब पहले ही वैल्यू को कम कर दिया था। पहले ही वैल्यू को क्या किया था? कम कर दिया था। तो अब सुधारने के लिए वैल्यू और कम थोड़ी करेंगे, अब वैल्यू क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल याद रखने का, अगर अंडर वैल्यू बोला ना, अंडर वैल्यू तो प्लस होगा। अंडर वैल्यू क्या होगा? प्लस। क्यों प्लस होगा? क्योंकि सर अंडर वैल्यू में उसने पहले ही वैल्यू गिरा दिया था। अब वैल्यू सुधारने के लिए वैल्यू और गिराएंगे तो डबल गलती हो जाएगी। सुधारने के लिए वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो अंडर वैल्यू देखो उल्टा करने करना है। अंडर का मतलब कम होता है, लेकिन आपको कम नहीं करना है, आपको बढ़ाना है। अब ओवर में क्या हुआ? गलती से उसने वैल्यू ज्यादा दिखा दिया। तो ज्यादा दिखा दिया तो आप क्या करना? और ज्यादा दिखा दो तो डबल मिस्टेक हो जाएगी। उसको सुधारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या याद रखने का, अंडर वैल्यू में वैल्यू बढ़ाने का रहता है और ओवर वैल्यू में वैल्यू को क्या करना होता है? कम करना होता है। अभी क्या बोल रहा था वो? बोलता है बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू पहले से बढ़ा दिया था, तो अभी सुधारने के लिए और नहीं बढ़ाऊंगा। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेस 20% ओवर वैल्यूड। देखो ये डेप्रिसिएशन जैसा नहीं है कि आपने सीधा 1,20,000 का 20% निकाल दिया। आपको वैल्यू का 20% निकालना है। देखो किस तरह से 1,20,000 का बिल्डिंग था, कितने परसेंट से ओवर वैल्यू हुआ है? 20। तो मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय ओवर वैल्यू है ना, ओवर वैल्यू। नॉर्मली परसेंट के डिनोमिनेटर में क्या आता है बेटा? 100 आता है। 100 आता है ना, बचपन में मैथ्स में पढ़े हो, परसेंट के डिनोमिनेटर में 100 आता है। लेकिन यहाँ पे ओवर वैल्यू हुआ है कितने परसेंट से? 20। तो यहाँ पे आपको 100 नहीं लेना होगा, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? 120। यही अगर 25 होता तो 125 लिख देता, अगर 10 होता तो 110 लिख देता, 15 होता तो 115 लिख देता, 5 होता तो 105 लिख देता। अभी 20 है तो फिर 120 आ जाए। चलो सॉल्व करते हैं। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 0 0 0 0 20,000 रुपीस। 20,000 आउटर वैल्यू चली जाएगी 1 लाख। बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कम होती है तो लॉस होता है, लॉस रीवैल्यू के डेबिट में जाता है। तो डेबिट में जाएंगे, दिखाएंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यू। स्टॉक अंडर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू कम दिखाया था, तो अब सुधारने के लिए और कम नहीं करेंगे। सुधारने के लिए वैल्यू क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो स्टॉक में जाने का, लिखने का ऐड 20% अंडर वैल्यूड। चलो वैल्यू लेता हूं, 80,000 वैल्यू है, कितने परसेंट से अंडर वैल्यू है? 20%। के डिनोमिनेटर में 100 आता है, राइट। ओवर वैल्यू में आपने उतने परसेंट को प्लस किया जाए, 20 था तो 120 किया जाए। तो अंडर वैल्यू में भी 120 कर दोगे? नहीं, ओवर वैल्यू का अपोजिट अंडर वैल्यू होता है। तो 20 है तो 100 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 80। मान लो 10 होता तो 100 में से 10 जाता तो कितना बचता? 90। तो यहाँ 90 लिख देता। 25 होता तो यहाँ पे 25 आता, यहाँ पे क्या आ जाता? 75। चलो सॉल्व करते हैं। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 0 0 0 0 20,000। 20,000 80 प्लस 20 1 लाख। स्टॉक असेट है, असेट यानी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट में जाएंगे, दिखाएंगे बाय स्टॉक अकाउंट 20,000।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। RDD बोलता है 2000 to be maintained on reserve for doubtful। RDD तो सिंपल है, डेटर में से माइनस हो जाएगा, लेस RDD 2000, आउटर वैल्यू 60,000, लॉस है तो डेबिट में चला जाएगा, टू RDD अकाउंट 2000। सर एक मिनट, क्या हो गया? हाँ चलो क्लोज कर लेते हैं। 22,000 का लॉस है, 20,000 का प्रॉफिट है, लॉस ज्यादा है, दोनों तरफ लिखो 22,000, here also 22 में से 20 जाता है तो कितना बचता है 2,000। बाय पार्टनर, सोचना भी मत कैपिटल लिखने के बारे में, क्या लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट, शरद एंड वरद 3:1। 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आंसर आएगा 500। 500 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1500 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 500। ये क्रेडिट है, ट्रांसफर होकर डेबिट में आएगा। 2 कौन से अकाउंट से ला रहे हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट 1500, 500। चलो क्लोज कर लेते हैं इसको। वरद 4, 6, 16, ये साइड तो कम है, 16,000 दोनों साइड लिख दो। 16 में से बेटे 3 जाता है तो कितना बचता है 13,000। दिस साइड 6, 12, 42, 42 में से कितना जाएगा 9, तो बेटे बचेगा 33,000। करंट में करंट का नाम तो मैं लिख नहीं सकता, तो लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। लाइबिलिटी में जाएंगे, लिखेंगे पार्टनर करंट अकाउंट शरद एंड वरद। शरद का करंट अकाउंट 33,000, वरद इज 13,000, वैल्यू विल बी 46,000। अब मैं ना रोज क्वेश्चन को टैली कर करके थक गया हूं। नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, आप एसेट का टोटल करो और लायबिलिटी का टोटल करो, देखो दोनों करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। 1,60,000 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा 2 लाख। तो टैली करना इज योर रिस्पांसिबिलिटी, आई एम नॉट गोइंग टू टैली। लास्ट क्वेश्चन था आज का, इतना एक्सपेक्ट तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।